कोशिश करेंगे कि इनेबल कर दें हम एक दूसरे की हेल्प के साथ कि जितने जो रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, एक तो हमें उनका समझ आ जाए, और देन एट द एंड व्हेन वी आर गोइंग टू राइट आवर प्रपोजल और ए थीसिस, सो वी मस्ट बी एबल टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। कि जब वो आपको सुपरवाइजर बोलते हैं आप ऐसे करें, इसके हाइपोथेसिस ठीक कर दें, इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सेट कर दें, तो अब आपको पहले ये पता हो कि यार एग्जैक्टली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता क्या है और ये कैसे डेवलप होता है, ये हाइपोथेसिस की फ्रेजिंग कैसे करनी है। तो वंस यू आर well acquainted with the basic understanding of these concepts, so what will happen, you won't gonna face any problem while going to write the thesis. So ये है जी हमारा मेजर एरिया जो कि हम कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको स्क्रीन पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से कि जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च क्या है, बेसिकली रिसर्च कहते किसको हैं और ये इसका प्रोसेस क्या है। फिर ये मुख्तलिफ आप लफ्ज़ सुनते हैं जी, क्वालिटेटिव है आपकी रिसर्च या क्वांटिटेटिव है, बेसिक है, अप्लाइड है, ये और टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको आपके वाइवा में और थीसिस में भी इस तरह के सवालात आपसे पूछे जाएंगे कि वेदर योर रिसर्च वाज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो अब आपको पहले पता होगा यार क्वालिटेटिव किस नेचर की रिसर्चेज होती हैं और क्वांटिटेटिव किस नेचर की होती हैं। तो आप अगर वैसे ही बोल देंगे तो फिर वो आपसे कहेंगे अच्छा अगर आपकी रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव है, so why you have used these tools and why you haven't used these tools. So ये हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम एरिया, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आता है रिसर्च के अंदर जब आप थीसिस लिखने बैठते हैं, तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं कि सर किस टॉपिक पे रिसर्च करें। तो ये हम सीखेंगे कि यार प्रॉब्लम का जो हमारा प्रॉब्लम जो जहाँ से रिसर्च हमने शुरू करनी है, वो एरिया हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस एरिया पे रिसर्च करूँ। मेरे ख्याल में सर इस पे कर लेते हैं या इस पे कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको हम एड्रेस करेंगे इसके अंदर कि प्रॉब्लम यानी रिसर्च जो स्टार्ट होती है वो प्रॉब्लम से होती है, तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि यार इस वेरिएबल पे काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता या किस पे किया जा सकता है। फिर उसको मज़ीद रिफ़ाइन करना है, फिर आगे उससे हाइपोथेसिस डेवलप करने हैं, उसके आगे फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। ये कैसे होता है? याद रखें जो रिसर्च का प्रोसेस है ये इंशाल्लाह जब हम क्लास पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे, ये बिल्कुल नेट की तरह होता है, जाल की तरह बुना हुआ होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने एक चीज़ यहाँ से उठा ली, एक चीज़ यहाँ से उठा ली और वो बना ली। तो वो फिर क्या होता है, वो अक्सर आपको लिखने में भी प्रॉब्लम आता है और फिर जब आपका वाइवा होगा या प्रपोज़ल होता है, डिफेंस होता है या थीसिस डिफेंस होता है, वहाँ पे आपको बड़ा फिर उस टीचर्स भी तंग करते हैं और वो आपसे बाज़ औक़ात आप देखते हैं इंसल्टिंग बिहेवियर भी होता है। उसकी वजह कहीं न कहीं ये होती है कि आपके इन स्टूडेंट के एंड पे कोई ना कोई लैकिंग रह जाती है। तो हम ये इसको भी समझेंगे कि ये जो रिसर्च का जो नेट है, इसको कैसे बुना जाता है। तो आपको फिर इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार ये टॉपिक से कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कैसे हम ऑब्जेक्टिव्स निकालते हैं, ऑब्जेक्टिव से कैसे हाइपोथेसिस बनाते हैं और उससे कैसे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं मेरे से, तो मैंने उस हिसाब से इसको एक तरतीब से चीज़ों को डिज़ाइन किया है। जब आपका आगे चले हो जाता है फिर लिटरेचर रिव्यू एक बड़ा एरिया है कि लिटरेचर को रिव्यू कैसे करना है। उसको मोस्टली हम देखा होगा आपने भी, जिन लोगों ने थीसिस लिखने की एक आध बार लिखा होगा, तो वो इधर-उधर से कॉपी करके चीज़ें लाते हैं, तो एट द एंड वो फिर वहीं पे भी अगेन या सुपरवाइज़र आपको कहता है या डिफेंस में आपको कहते हैं जी आपने लिटरेचर में ये चीज़ कहाँ से डाली है, ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट है। तो ये जो लिटरेचर का एक पिरामिड है, पिरामिड समझते हैं, वो एक इस तरह त्रिकोण वाला, जैसे इसको एहराम मिस्र कहते हैं, ऐसे त्रिकोण बनी होती है। ये उल्टी त्रिकोण है ऐसे करके, ट्रायंगल। तो ब्रॉड एरिया से कैसे डिस्कशन शुरू करके हम लेकर आएंगे बिल्कुल स्पेसिफिक के ऊपर। ये पिरामिड जो बनता है लिटरेचर रिव्यू पे, ये कैसे बनता है, कैसे जर्नल जो है वो हम स्पेक्ट्रम से बात शुरू करते हैं और करते 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 हम उसको ऐसे करके यूं नैरो करके बिल्कुल टू द पॉइंट लेकर आएंगे। तो ये लिटरेचर रिव्यू का हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देन विल गो विद दी सैम्पलिंग डिज़ाइन। ये सैंपल टेक्निक आपने लगाई, तो ये क्यों नहीं लगाई,
आपने स्ट्रैटिफाइड लगाई है तो आपने रैंडम क्यों नहीं लगाई, आपने प्रोबेबिलिटी लगाई है तो नॉन प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं लगाई, किस रिसर्च के टॉपिक के ऊपर किस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक लगनी चाहिए, what kind of sampling techniques are best suited for your research। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कोई भी रिसर्च जो है वो कोई भी टेक्निक लगा लें, ठीक है, तो उसको हमें देखना होता है। why and in which case which kind of sampling technique is more suitable for specific question, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जैसे कहा कि रिसर्च को, ये आपने बात नहीं भूलनी कि रिसर्च जो है वो एक नेट की तरह है, आप अपने आप से कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं कर सकते unless and until it's not suited with it, right। आपका क्वेश्चन जो है वो जो प्रॉब्लम है रिसर्च का, दैट डिमांड्स अ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, और आपने वहाँ पे कन्वीनियंट सैम्पलिंग लगा दी कि सर एक्चुअली सिंस इट वाज कन्वीनियंट फॉर मी सो टू कलेक्ट द डेटा सो आई यूज कन्वीनियंट सैम्पलिंग, तो ऐसे नहीं होगा। वहाँ पे अगर समझदार बंदा बैठा होगा तो वो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। द नेक्स्ट इज रेटिंग एंड स्केलिंग। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई सवाल कर रहे थे कि स्केलिंग है और रेटिंग है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटीज के इश्यूज हैं, किस तरह का क्वेश्चनियर बनाना है। हमारा प्रॉब्लम होता है हम डायरेक्ट एंड पे पहुंच जाते हैं कि इसका एनालिसिस कैसे करना है। भाई आपके क्वेश्चन, आपका जो रिसर्च का जो टॉपिक है उसके लिए जो नेचर है रिसर्च की, उसके लिए किस तरह का जो टूल है वो यूज करना है हमने, व्हाट टाइप ऑफ टूल दैट इज मोस्ट सूटेड या बेस्ट सूटेड फॉर दिस डेटा कलेक्शन, राइट। और किस तरह की रेटिंग करनी है। हर जगह पे लिकट स्केल नहीं लगता, हर जगह पे बस मेरे ख्याल में बस सारे क्वेश्चन बनाते हैं उस पर लिकट स्केल लगा दें, ऐसा नहीं होता। So we have to see whether Likert scale is suited for this research or not, or can we go for other as well. And so you have to provide the justification for it as well. तो कौन कौन से रेटिंग स्केल हैं, रेटिंग है हमारे पास, एरियाज हैं स्केलिंग की क्या है, फिर हमारे पास नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशियो इंटरवल स्केल पे डाटा होता है, तो उस हिसाब से हमने उसके ऊपर लगाया। डेटा कलेक्शन टूल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा टूल्स हैं। अब मोस्टली होता है जी, आप देखा होगा आपने कि वो कहते हैं बस क्वेश्चनियर बना दें और डेटा कलेक्ट कर लें। तो भाईजान क्वेश्चनियर क्या, क्वेश्चनियर ही वो टूल है जिससे हमने डेटा कलेक्ट करना है। व्हाई नॉट इंटरव्यू, व्हाई नॉट ऑब्जर्वेशन, व्हाई नॉट एनी अदर मेथड। अच्छा फिर इंटरव्यू में स्ट्रक्चर्ड होगा कि अनस्ट्रक्चर्ड होगा, तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी कि यार किस सिचुएशन में कौन सा टूल जो है वो बेस्ट है। तो आप देखिए, जो मेरा सारा कहने का मकसद है बातों का वो ये है कि आप जब इस प्रोसेस को नहीं समझते तो फिर आप थीसिस के दौरान आप इस पे परेशान होते हैं कि क्वेश्चनर कैसे बनाएं, कौन से रेटिंग स्केल लगा दें, क्योंकि मोस्ट कॉमनली लिकेट्स आपको पता होता है तो सर लिकेट लगा देते हैं, या ऐसे ही अपने आप से जो है वो 4-5 ऑप्शन लगा देते हैं, फिर वो later on you got them problems, right। same is the case with measurement instrumentation, validity and reliability। आप मैं कैसे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कैसे चेक करते हैं, SPSS में कैसे चेक करते हैं, बाकी सॉफ्टवेयर में कैसे चेक होती है, ये पूरी एक वास्ट वो है एरिया, इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। वैलिडिटी कितनी किस्म की होती है, आपने कौन सी वैलिडिटी चेक की है, और रिलायबिलिटी को कैसे चेक किया है। अच्छा SPSS क्या करता है, या सॉफ्टवेयर आपको रिलायबिलिटी के रिजल्ट्स दे देते हैं। अब उन रिजल्ट्स को समझना भी होता है कि यार इससे मतलब क्या है। अगर आपकी किसी Cronbach अल्फा, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लेट्स सपोज 0.8 है, तो व्हाट डज इट मीन, is it reliable or not reliable, right। So we have to understand all these things, and the most important is the data analysis chapter। When we reach here we mostly don't know कि इस पे कौन सा statistical tool लगाया जाए। Should we go for regression, should we go for multivariate analysis, or should we go for ANOVA or a t-test or whatever, right। इस पे कौन सा टेस्ट लगेगा और क्यों लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में लाजमी बाय बाय पूछते हैं कि आपने ये टेक्निक क्यों यूज की है, आपने ये क्यों नहीं की। if you know, so you can answer that that is not relevant because of such and such situation, so that is why I have used this technique। so इसको हमने समझना होगा कि जी ये टेक्निक हमने क्यों लगाई है। एंड वंस यू गॉट द डेटा, अच्छा देखें सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो आपको रिजल्ट्स दे देंगे, लाइक आप मिल गया R स्क्वायर 0.8 है ना, what does it mean R square is 0.8 or beta coefficient is 1.67 whatever, right। so we must understand how to interpret it। आपको रिग्रेशन का रिजल्ट उसने दे दिया SPSS में, किसी भी सॉफ्टवेयर, आप इवन एक्सेल में भी कर सकते हैं। what is the meaning of that, right, how you are going to interpret it।
तो उस रिजल्ट को आपने इंटरप्रेट कैसे करना है, क्योंकि आपने जो डेटा एनालिसिस का जो चैप्टर है इसमें और फिर डिस्कशन में जाके इसी पे तो बात करनी है कि जी मेरे ये रिजल्ट्स आए हैं और इन रिजल्ट्स का ये मतलब है, so whether my hypotheses are to be accepted or rejected based on these and these reasons, and how these results are in aligned with the previous and other researches. If you don't know the meaning of that data, so you will not be able to understand कि यार ये क्या है। और आखिर में हम प्रपोजल राइटिंग का जो है जो हमारा टॉपिक होगा कि यार प्रपोजल आप अपना थीसिस के लिए तैयार करेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होता है और उनमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि हम आपको उसको सिखा दें। तो फिर बाकी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है हर यूनिवर्सिटी का, देयर इज़ लिटिल डिफरेंस, सम universities have their own format and other universities have their own format, but more or less some things are very common, so we have to follow that. But at least what we are going to focus at how to write a problem statement. A problem statement होगी हर रिसर्च प्रपोजल के अंदर होगी, ठीक है, हाइपोथेसिस होंगे, इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सो हाउ टू राइट इट एंड रेफरेंसिंग, वो भी मैंने डिस्कस नहीं किया, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि रेफरेंसिंग मोस्टली वी इन पाकिस्तान APA स्टाइल इज मोस्टली followed, so how to reference at the end of the chapter or during within the literature as well. So ये वो चंद चीज़ें हैं जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर। अब हम